गुड मॉर्निंग। आज 5 मई है और हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे थे। एक्चुअली स्कूल बंद हो गया, फिर भी हमें अलाउ किया गया है कि आप घर से वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ट्राई किया। लास्ट जो 2 वीडियो था उसमें बहुत बच्चों ने शिकायत किया कि सर साउंड क्वालिटी सही नहीं था और ये सारी चीज़ दिक्कत थी। बाबू, जब भी हम लोग बोर्ड से दूर जाते हैं ये प्रॉब्लम होती है। दूसरे सब्जेक्ट में, चाहे वो SST हो या फिर इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, इन सब में लिटरेचर पढ़ाना बहुत ईजी है। तुम सामने से बस कैमरा रखो और इजीली हो जाता है। लेकिन मैथ्स और साइंस के लिए हमें बोर्ड का यूज करना पड़ेगा। अब अलग बात है कि मैंने ब्लूटूथ भी लगा रखा है, फिर भी अगर आवाज़ क्लियर ना है, ऊपर से कुछ बच्चों का था कि बोर्ड बहुत क्लियर नहीं दिखता, आप अपने YouTube में जाके सेटिंग से क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, क्वालिटी बढ़ाइएगा तो बोर्ड क्लियर पक्का रहेगा। मैं खुद 720 पिक्सल का डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, और अगर आपको नहीं दिख रहा तो वो आपकी फॉल्ट है, आप उसको चेक कीजिए। बहुत सारे बच्चों का क्लियर आता है। खैर, अभी जो मैंने लिखा कम से कम ये तो बिल्कुल ही क्लियर आना चाहिए। बोर्ड को पहले बेटर तरीके से साफ वगैरह करके मैंने किया। उसके बाद कुछ का ये भी शिकायत था, कुछ का शिकायत किया, ऊपर से दूसरे टीचर बोल रहे थे कि कुछ का ये शिकायत था कि सर डाउट बताते नहीं। मुझे तो लगता नहीं कि ग्रुप में किसी ने डाउट पूछा। अगर आपको यहाँ के बाद इन सब टॉपिक को पढ़ने के बाद कोई डाउट रहता है तो आप ग्रुप में अपने अपने सेक्शन के ग्रुप में लिख दीजिए। नेक्स्ट डे मैं आपके सामने फोन को ओपन करके उसमें से व्हाट्सएप में जो भी डाउट होगा मैं वो आपको बता दूंगा। ठीक है, साथ में रही बात, मैंने जहां तक अभी तक टॉपिक बताया, जहां हम लोग सर्किट डायग्राम पढ़ रहे थे, सर्किट डायग्राम तक पढ़ने के बाद वहां पे 2 एस चांद का एक्सरसाइज है। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको एस चांद खरीदने को बोल रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग से ही जब मैंने पढ़ाना शुरू किया बालिका विद्यापीठ में 2016 से, तब से ही एस चांद कंटिन्यू था। एनसीईआरटी के साथ साइलेंसर फॉलो करते थे एस चांद को, और उसी को बढ़ावा भी मिला था स्टार्टिंग में। तो वो बुक हर साल मैंने उसको चला दिया। अब एनसीईआरटी और एस चांद हम लोग दोनों खत्म करते हैं हमेशा ही। अभी टाइम भी बहुत, अभी तो मई का टाइम आया और आपका मार्च में पता नहीं एक्सटेंड होगा नहीं होगा, वो सब तो बात की बातें हैं। तो आप लोग क्या करोगे कि कल से मैंने जहां सर्किट डायग्राम तक पढ़ाया और ओम्स लॉ के पहले तक 2 छोटा छोटा सा एक्सरसाइज है, 23 या 25 क्वेश्चन उसमें है, वो दोनों एक्सरसाइज आप बना लीजिए और उसका जो डाउट होगा वो मैं अगली बार अगले क्लास में आपको उसमें से सॉल्व करके बता दूंगा। आप क्वेश्चन नंबर ग्रुप में लिख दीजिएगा, उसको सॉल्व करके फिर मैं बता दूंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आज ओम्स लॉ है क्या। तो आप देखिए ओम्स लॉ क्या है। एक ओम नेम के साइंटिस्ट हुए, इन्होंने एक लॉ दिया। आपको पता है लॉ वो होते हैं जो एक्चुअली पूरी तरीके से वेरीफाइड होते हैं, या एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड जो होते हैं उसे हम लोग लॉ बोलते हैं। पॉस्टुलेट, लॉ, पॉस्टुलेट, और साथ में अगर हम लोग एजम्पशंस की बात करें तो 3 चीजें होती है। एजम्पशंस आपने मनगढ़ंत लिया, पॉस्टुलेट आप कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपके सामने निष्कर्ष निकल के आते हैं, इसको पॉस्टुलेट बोला। और जो पूरी तरीके से वेरीफाइड है, आपने उसको कहीं भी एक्सपेरिमेंट करके देखा और वो हर बार सही वैल्यू दे रहा है, वही वैल्यू दे रहा है, इट मींस कि वो लॉ बन गया। ठीक है, तो जैसे ओम्स लॉ का हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो पहले इसका स्टेटमेंट हम लोग देख लें। इसका स्टेटमेंट कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक्चुअली दोनों चीज होना चाहिए, लेकिन बुक वगैरह बस फॉलो करता है कांस्टेंट टेम्परेचर को। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 2 के बीच का डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस था द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट फिक्स होते थे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो था द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, उसमें दोनों पॉइंट फिक्स नहीं होता। तो पोटेंशियल डिफरेंस इट मींस 2 पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। जैसे ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो इसके बीच का क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ VA लिखा और इसको VB लिखा। अगर ये 14 वोल्ट है या 12 वोल्ट है और ये सपोज करें कि 2 वोल्ट है, तो हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इट मींस VAB जो हो जाएगा, VA और B के बीच जो अंतर हो जाएगा वो VA माइनस VB, इट मींस कि 12 माइनस 2, तो ये कितना वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस।
तो यहाँ ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में कह रहा है कि जब भी अगर करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। इट मींस कि V इज प्रोपोर्शनल टू क्या चीज I। V से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाते हैं और I से हम लोग करंट को दिखाते हैं। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। 1 मार्क्स का बहुत बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं भी पूछेगा तो इसका जो ग्राफ है उसको न्यूमेरिकल 2018 और 2020 दोनों में पूछ चुका है, ठीक है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब जब भी इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना होता है हम लोग कुछ कांस्टेंट डालते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, V इज इक्वल टू IR, ये कांस्टेंट हुआ। अब ये V क्या है, V आपने देखा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, या कंडक्टर के एक छोर से दूसरे छोर तक का पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या चीज है, ये इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर किस में करते हैं, एम्पियर में। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर किस में करते हैं, वोल्ट में। और R क्या चीज है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और इससे का ऐसा यूनिट होता है ओम, या ऐसे डिनोट करते हैं, या इसी का पूरा नेम हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं, ठीक है। तो जरा सा आप देखिए, ये R क्या है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। सपोज करो ऐसे तो ये वुड है, मान चले कि अगर ये वायर होता, अगर इसका ये A पॉइंट था और ये B पॉइंट था, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का क्या डिफरेंस है उसको पोटेंशियल डिफरेंस। इससे करंट पास करेगा, तो करंट जो पास करेगा वो डिपेंड किस पे करेगा, कितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। एग्जांपल आप देखिए, आपके घर में 2 बोर्ड रहता है, एक बोर्ड पूरे मिक्सअप वाला होता है जो सामने दीवार वगैरह पे लगा होगा, उसमें इंडिकेटर भी होगा, उसमें पंखा का रोटर भी होता है जिसको आप रोटेट करते हो पंखे 1 2 3 4, इसमें 3-4 फैन का, बल्ब का, इन सब का स्विच, साथ में एक यहां पे प्लग का भी रहता है स्विच। ये जो आपका बोर्ड है बाबू, इसमें 4.5 एम्पियर से लेके 5 एम्पियर के लगभग तक करंट आता है। जब इसमें करंट कम आता है, और एक बोर्ड आप देखोगे आपके घर के लोअर पार्ट में लगा होगा, एक ही स्विच होगा, बहुत हष्ट पुष्ट सा होगा, एक ही उसमें बोर्ड का होगा, इसमें 13.5 एम्पियर से लेके 15 एम्पियर के बीच तक करंट आता है। तो अब आप देखोगे कि आपके घर में कभी भी अगर एसी का, फ्रिज का, टीवी का, इन सब का कनेक्शन लगा होगा, वो इससे ना लग के इससे लगा होगा। अगर किसी के यहाँ इससे लगा हुआ है तो गलत है, वो खराब हो जाएगा। इसमें लगा हुआ, कारण क्या है, जब यहाँ करंट ज्यादा है तो ये वोल्टेज भी क्या देता है, हाई देता है। तो हमारा कोई भी एप्लायंस सही काम करता है, और अगर करंट कम रहेगा तो वोल्टेज भी क्या चीज होगा, कम होगा, ये कहना है। इट मींस कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट पे। जितना ज्यादा करंट दोगे उतना ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, जितना कम करंट दोगे उतना क्या होगा, कम वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। यही बताना है। आप खुद देखिए, आप जो निप्पो वगैरह का बैटरी, वॉच वाला, घड़ी वाला खरीदते हो, जो आपका वॉल क्लॉक है, उसके लिए उसको जीभ से आप ऐसे रगड़ के देखो, उसमें बहुत करंट नहीं होता, 1.5 वोल्ट का होता है। फिर मोबाइल फोन वाला बैटरी आप देखिए, वो 3.5 वोल्ट से लेके 4.2 वोल्ट तक का रहता है, उसको भी जीभ में लेते हो, बहुत कम उसमें वोल्टेज रहता है, हल्का जीभ जलन टाइप का होता है जीभ में। लेकिन अगर आप वहीं पे 220 वोल्ट वाला ये वायर को खींच के और उसके बाद अपने जीभ पे रगड़ के देखिए, बहुत हाई करंट, शायद मे भी बचे ना बचे, वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है क्या होगा। तो आपने देखा कि अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट भी क्या होता है, कम पास करता है, और वोल्टेज ज्यादा तो करंट भी ज्यादा पास करेगा। यही ओम्स लॉ का कहना है। तो आपको ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ऐसे याद करना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, करंट जितना उतना ही फ्लो करेगा जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। 2 पॉइंट के बीच का अंतर ज्यादा होगा तो उसमें से करंट ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। ये आपको, और यहां से एक वर्ड आया था कांस्टेंट, क्या चीज, रेजिस्टेंस, वो आगे मुझे पढ़ाना है। रेजिस्टेंस क्या चीज है एक्चुअली, इट इज द अपोजिंग वैल्यू ऑफ ए कंडक्टर। कितना किसी कंडक्टर के अंदर करंट को रोकने का ताकत, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जैसे आपने देखा होगा रोड पे स्पीड ब्रेकर होता है, रोड पे स्पीड ब्रेकर किस चीज के लिए होता है, कि आपके स्पीड को स्लो करे। वैसे ही हर कंडक्टर, मैंने आपको बताया था पहले क्लास में कि कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास करते हैं, अलाउ करते हैं कि करंट उनसे पास करे।
इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस अत्यधिक होता है, वो करंट को बिल्कुल पास होने नहीं देते। जैसे रबड़ था, प्लास्टिक था, ठीक है, वुड है, सूखी लकड़ी है, वो सारी चीजें। तो इंसुलेटर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच डजंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। इट मींस कि उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। ज्यादा रेजिस्टेंस है, इट मींस करंट कम नहीं पास करेगा। जैसे इसी आप इससे देखिए I इज इक्वल टू, बाबू यहां से क्या हो जाएगा, V बाय R। इट मींस कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा। तो अगर एक इंसुलेटर को देखिए उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है तो क्या इससे करंट पास करेगा, नहीं करेगा इससे करंट पास। दूसरी ओर अगर कंडक्टर में आ जाए, इसके अंदर रेजिस्टेंस थोड़ा कम है तो इससे करंट ज्यादा पास करेगा। सेमीकंडक्टर में आ जाए, रेजिस्टेंस बहुत अच्छा खासा है तो बहुत कम करंट पास करेगा। सुपर कंडक्टर में चले जाए, मैंने आपको बताया था मरकरी का और नाइट्रोलियम टिन का। मरकरी वर्ल्ड का पहला सुपर कंडक्टर था। सुपर कंडक्टर उसे बोलते हैं जो मैक्सिमम करंट को अपने अंदर से पास करे। अगर आप 100 एम्पीयर पास कर रहे हो तो 99.8 99.9 तक पास कर रहे हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर अगर कोई रहेगा तो उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो रेजिस्टेंस क्या था, इट इज द अपोजिंग वैल्यू ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, इट इज द अपोजिंग वैल्यू, अपोज करता है, ये रोकता है किसको अपने अंदर से पास करने में, करंट को अपने अंदर से पास करने में। किसी भी वायर के अंदर क्या उसका अपोजिंग वैल्यू है, कितना वो करंट को रोकता है अपने अंदर से, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि यहां पे मैं इसको मिटाऊं। आपको अगर डेफिनेशन चाहिए होगा तो आप इसी को पॉज कर करके लिख लीजिए। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर मैं गूगल मीट पे पढ़ाता हूं तो कॉपी क्लियर दिखता नहीं था, साथ में प्रॉब्लम हो जा, 10-10 मिनट के बाद बच्चे जुड़ते थे तो दिन भर तो उसी में लग जाएगा। नेक्स्ट हम लोग गए किस पे, रेजिस्टेंस पे। अब मैंने आपको पहले बोला कि रेजिस्टेंस है क्या, तो रेजिस्टेंस आपको मैंने बोला कि सिंपली रेजिस्टेंस होता क्या है, एक ऐसा प्रॉपर्टी किसका, कंडक्टर का, टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। इट इज द प्रॉपर्टी of a conductor to oppose an electric current। इलेक्ट्रिक करंट को कितना ज्यादा कोई अपोज करता है, अपने अंदर से पास करने से रोकता है, इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय आर। आर, कैपिटल आर से ही रेजिस्टेंस डिनोट होता है। जब स्मॉल आर फिजिक्स में आएगा तो आप लाइट चैप्टर में जाओगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं, इसीलिए इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। थर्ड नंबर, आपने अभी फॉर्मूला देखा, जब V इक्वल टू आई आर था और अगर आपको R चाहिए बाबू तो आप क्या लिखोगे, V बाय आई। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट होता है। नेक्स्ट, इसका ऐसा यूनिट क्या है, मैंने आपको बोला ओम, या ऐसे दिखाते हैं इसे, ठीक है। बुक तो बहुत अच्छा बनाता है, मेरे से उतना बनता नहीं है। ऐसे ओम या ओमेगा इसको फुल में बोलते हैं, ठीक। ये आपने पढ़ा रेजिस्टेंस के बारे में। अब रेजिस्टेंस क्या है ना, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं यहां लिख रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो देख लीजिए। सबसे पहला लेंथ पे, सेकंड नंबर में क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, थर्ड नंबर में टेम्परेचर पे, फोर्थ नंबर में नेचर ऑफ मटेरियल पे। ये आपके बुक में आगे टॉपिक दिया होगा, वहां पे नहीं मिलेगा। अब देखो लेंथ पे क्या है, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। इट मींस कि लेंथ पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप खुद सोच के देखिए, अगर आपके यहाँ शादी पार्टी होती है तो जनरेटर आपके घर के बगल में लगाया जाता है, या असुविधा में जनरेटर होता है उसका वायर यहां भेजते हैं, हमेशा बगल में लगाया जाता है। खुद आप सोचो, एक सिंपल वायर है इतना डिस्टेंस का, और एक दूसरा वायर है जो पूरे लॉन्ग डिस्टेंस यहां से यहां पहुंचा है। पहले वायर में यहां पहुंचाना है, दूसरे वायर में यहां से यहां पहुंचाना है, ठीक है। आप अभी पढ़ रहे हो कि रेजिस्टेंस V बाय क्या होता है, I। दूसरी ओर आप जानते हो करंट I क्या होता है, Q बाय T। I क्या, Q बाय T। या इसी को ऐसा कर दो, I इज इक्वल टू
ठीक है, इसे चलेगा। अब देखो, आप खुद बोल सकते हो, मैं आपसे पूछूं कि किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, फर्स्ट वायर में कि सेकंड वायर में? आप बोलोगे सर सेकंड वायर में, क्योंकि ये बहुत लंबा है। तो जिसमें जब टाइम ज्यादा लगेगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। इनवर्सली है, आपने पहले लेक्चर में पढ़ा I = Q/T। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, पर यूनिट टाइम कम। तो टाइम अगर बढ़ा तो करंट क्या फ्लो करेगा? कम फ्लो करेगा। और अगर करंट कम फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। इट मींस कि अगर लंबाई लेंथ ज्यादा होगा, अगर आपसे पूछे कि हाउ ऑन व्हाट फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का जनरली आता है किसी न किसी सेट में। 3 सेट में आपका क्वेश्चन रहता है सीबीएसई का, तो 3 मार्क्स का ये आता है। और ये आप भूल जाओ इस बार कि कैंसिल होने वाला एग्जाम, इस बार लेगा तो लेगा, ठीक है। तब तक वैक्सीन भी मैक्सिमम लोगों को लग जाएगा, जब तक आपका एग्जाम होने वाला होगा सितंबर अक्टूबर तक इंडिया में लगभग वैक्सीन सबको लग जाएगी। और सेकंड डोज भी लग गया तो कोरोना का चांसेस बहुत कम होगा, फिर आपका पेपर होना ही है। तो आप देख लीजिए, मैंने आपको बोला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कैसे? तो हमने 2 वायर लिया, ए और ये भी ए भी था, दोनों ए भी है। दिस इज शॉर्ट वायर एंड दिस इज लॉन्ग वायर। आई वाज आस्किंग कि किसमें टाइम ज्यादा लगेगा? आपने बोला कि सर ये जो लॉन्ग वाला है इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। कभी भी 100 मीटर रेस दौड़ने में ज्यादा लगेगा कि 200 मीटर में, तो 200 मीटर में। तो जब इसमें टाइम ज्यादा लगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के करंट। जब करंट का वैल्यू कम होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जब रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा हुआ तो आपने देखा कि जो लॉन्ग वायर था उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा। तो जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमारा करंट क्या करेगा? कम फ्लो करेगा ऑटोमेटिक। तो रेजिस्टेंस और करंट उल्टा। और आप शादी पार्टी में जनरेटर लगा किस लिए रहे थे? रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए? नहीं, हम लोग लगा रहे थे किसके लिए? करंट फ्लो करने के लिए। इसीलिए जनरेटर को देखो हमेशा पंडाल के आजू बाजू ही लगाया जाता है, ताकि जितना कम लेंथ रहेगा, जितना कम पास करना पड़ेगा करंट को दूरी, उतना कम रेजिस्टेंस होगा, तो करंट लॉस नहीं होगा, मैक्सिमम करंट चला जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया समझते हो? जैसे अगर ये वायर आप देखिए, वायर देखोगे तो ये वायर ऐसा गोल होता है साइड से, कोई भी वायर साइड से सर्कल जैसा होता है, ठीक है। कोई भी वायर को आप देखोगे साइड से सर्कल जैसा बनेगा, ऐसा। इसी को देख लीजिए, किसी भी वायर को देखोगे उस साइड से गारंटी कि सर्कल जैसा रहेगा, ओके। तो इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब इसका एरिया, इसका रेडियस है, तो एरिया निकलेगा इस सर्कल के अकॉर्डिंग। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर रेजिस्टेंस कैसा डिपेंड करता है? तो इस पे रेजिस्टेंस इनवर्सली है। इट मींस कि अगर रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर तार मोटा होगा, अगर तार मोटा होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या चीज होगा? कम होगा। कारण क्या? एक थिन वायर लेगा, सेम मटेरियल का, और एक थिक वायर लेगा। अब देखिए, एक बच्चे ने पूछा था कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं, जैसे आप कोई मेटल ले लो, सपोज करें एल्युमिनियम ले लो। एल्युमिनियम आप जानते हो इसका 13 होता है एटॉमिक नंबर। आप ब्रेक करते हो 2 8 और क्या चेंज हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 3 पे प्लस चार्ज आता है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, ये डोनेट करता है, तो ये 3 पॉजिटिव आ गया इस पे, ठीक है। मतलब यही जो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास फ्री है, मेटल चाहता है कि लूज कर दे, किसी को दे दे तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, ठीक है। इससे हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जिस चीज के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसी से करंट पास करेगा। आपके बॉडी में बहुत सारा मेटल्स आप जानते हो, कैल्शियम है, सोडियम है, ठीक है, बहुत सारा अमाउंट पोटेशियम, ये सारी चीजें आपके बॉडी में है, आयरन है। तो जब ये सारी चीजें हैं तो आपके अंदर गारंटी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन है। जिसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसी से करंट पास करेगा। ये वुड है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, करंट पास नहीं करेगा। ये प्लास्टिक है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, करंट पास नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी तरीके से हम लोग इस लॉक को देख ले, ये आयरन का बना है, मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, इट मींस कि इसके अंदर क्या चीज है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो इससे करंट क्या करेगा? पास करेगा। तो कभी भी करंट पास करता है किससे? फ्री इलेक्ट्रॉन से करता है। तो अब आप जरा देखिए, ये थिन वायर है, और ये थिक वायर है। करंट को अगर पास करना हो, अगर सपोज कीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, इतना अपोजिंग वैल्यू है, कुछ इस तरीके से पास होगा,
इस तरीके से पास होगा, मतलब बहुत बार जिगजैग पैटर्न बना है तो लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इसका लंबा हो गया। इसमें पास करना होगा, इसके कंपैरिजन में बहुत कम इसमें जिगजैग पास बना, उसमें लगभग स्ट्रेट है। इट मींस इससे लेंथ इसका क्या होगा, कम होगा। बहुत जल्दी करंट पास कर जाएगा किसमें, थिक वायर में, मोटे तार में जल्दी करंट पास करेगा, किसके कंपैरिजन में, थिन वायर में। व्हाई, बिकॉज़ थिक वायर में रेजिस्टेंस होगा बट करंट के पास करने के लिए इनफ स्पेस है, और इसमें करंट को हर जगह रेजिस्टेंस से अपोज होके जाना पड़ेगा। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा, अगर एरिया ज्यादा मोटा तार रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसलिए आप देखिए, जब ज्यादा दूरी आप खेत वगैरह में देखोगे, जो फार्म का एरिया है, खेत का एरिया है, वहां पे बहुत बड़े बड़े पोल लगे हुए होते हैं, और उस पोल से 44,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, कहीं कहीं पे 1,32,000 वोल्ट इस टाइप से करंट पास करता है। वहां पे क्या है, वहां पे यही चीज है, बहुत मोटा वायर दिया गया है। थिक वायर होगा, करंट का लॉस कम होगा, थिन वायर होगा, करंट का लॉस ज्यादा होगा। आपके घर में देख लीजिए, वायरिंग आप करते हो, जो मेन करंट लेते हो बहुत मोटा रहता है। अगर आप थिन वायर गलती से करेंगे, वोल्टेज अपने आप क्या होता है कि कम आता है। आयरन वगैरह का तार देख लो, जो आपके घर में आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन, उसका वायर कैसा, थिक है या थिन है, थिक होता है, ताकि उसमें क्या हो कि रेजिस्टेंस कम हो। तो आप पहला पॉइंट हो गया कि अगर लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ये दो। तीसरा टेम्परेचर, बाबू गर्मी का बात है। गर्मी में क्या होता है कि टेम्परेचर इन्वायरमेंट का हाई होता है, टेम्परेचर इन्वायरमेंट का हाई है। हाई है मतलब ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच काइनेटिक एनर्जी भी हाई है, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच काइनेटिक एनर्जी हाई है, तो जो करंट यहां से सीधा पास कर रहा था, अब यही यहां से इलेक्ट्रॉन, ये मतलब जो रेजिस्टेंस है, कभी वो ऊपर मूव करेगा, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, झिकझैक पाथ में मूव करेगा। 9th में तुमने पढ़ा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ब्राउनियन मोशन और कॉन्स्टेंटली मूविंग वाला। या घर में आप देख लीजिए, कभी चाय बनाने के लिए चाय पत्ती से पानी के अंदर डाल दीजिए, पहले बिना टेम्परेचर चाय पत्ती को छोड़ दीजिए पानी पे, आप देखिए नॉर्मल एक जगह पे टिका होगा, और उसको जाइए गैस पे डालिए, अब देखिए वो कंटिन्यू बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट करने लगता है, ठीक है, फास्ट मूवमेंट करने लगता है। इट मींस कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पार्टिकल्स बहुत फास्टली मूव करेगा, और जब ये पार्टिकल्स फास्ट मूव करेगा तो ये करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, करंट को फ्लो करने से अपोज करेगा। अगर करंट को अपोज करेगा इट मींस करंट कम फ्लो करेगा, करंट कम फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए गर्मी के टाइम में, समर के टाइम में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ज्यादा हाई होता है। अब देखोगे ठंडा वगैरह में कम होगा, और गर्मी के टाइम में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हाई होता है। अब आजकल एलईडी बल्ब आ गया, हम लोग का टाइम तो वो 100 वाट वाले बल्ब में गुजरा है। 100 वाट जो पीला वाला बल्ब होता है उसमें तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखने लगता था तुरंत ही। एलईडी तो बहुत हद तक कंट्रोल भी करता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब आप कैसा तार यूज कर रहे हो, रेजिस्टेंस इस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर आप अच्छा मटेरियल लोगे, अगर आप अच्छा मटेरियल लोगे मतलब कॉपर का लिए, तो जैसे देखिए सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, ठीक है। होना चाहिए था गोल्ड, गोल्ड सबसे बेस्ट कंडक्टर हो सकता था, लेकिन आप 24 कैरेट गोल्ड यूज कहाँ करते हो, 24 कैरेट करोगे तो टूट जाएगा, तो आप तो 24 कैरेट यूज नहीं करते। तो ऐसे सबसे बेस्ट जो कंडक्टर अभी के टाइम में वो क्या चीज है, सिल्वर है। वो सुपर कंडक्टर नहीं, कंडक्टर में सबसे बेस्ट सिल्वर है। सुपर कंडक्टर तो आपको मैंने बताया ना कि जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, कंडक्टर से ज्यादा करंट उसमें पास करेगा, लेकिन महंगा आता है, एलॉयज है वो। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या चीज है अभी के टाइम में, सिल्वर। तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, तो सिल्वर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, इट मींस कि रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सेकंड नंबर में सिल्वर के अलावा कॉपर, सेकंड नंबर में जो वायर अच्छा बनता है वो कॉपर का। आप जाइए दुकान पे जाके पूछिए कि भैया तांबा वाला तार कितने का मीटर देंगे, वो बोलेगा 10 रुपए का मीटर, और एल्यूमिनियम वाला कितने का देंगे, वो बोलेगा 5 रुपए का मीटर। डायरेक्टली एल्यूमिनियम में कम हो जाता है और कॉपर में क्या होता है, ज्यादा होता है। कॉपर वायर में ज्यादा करंट पास करेगा, और वो क्या होता है कि उसमें रेजिस्टेंस कम रहता है, साथ में लंबे टाइम तक यूज भी होता है। एल्यूमिनियम में क्या चीज है कि लंबे टाइम तक यूज नहीं होता, ज्यादा वोल्टेज वगैरह या शॉर्ट सर्किट होने का ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आपने यहाँ सबसे पहले पढ़ लिया ओम्स लॉ, यहाँ पढ़ा था ओम्स लॉ,
देन पढ़ा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपने ये पढ़ा। मैं जरा वीडियो देख लूं, ये नहीं कि बहुत लंबा हो जाए, बहुत लंबा हो गया तो आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्राफ बिटवीन डी एंड आई और एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा, और इसके बाद रेजिस्टिविटी आएगा। तो आपके पास बस आज का टाइम है, आज आप वो दोनों एक्सरसाइज पीछे का बना लीजिए, और फिर जो भी डाउट है वो आप क्या कीजिए कि पूछ लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना। जय हिंद।